नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 मई 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। 2 डिस्कस करेंगे हिंदू का और 1 आर्टिकल डिस्कस करेंगे डेली पायोनियर का। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डेली पायोनियर का, ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड्स से संबंधित डिस्प्यूट के बारे में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन और ड्रग्स के लिए पेटेंट राइट्स के वेव ऑफ से संबंधित। हालांकि देखो, ये जो इशू है 2 आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट इशू है और आज इस आर्टिकल में कई सारे नए पॉइंट्स हैं, तो आज भी हम इस इशू को डिस्कस कर लेंगे। तीसरा आर्टिकल फिलहाल के क्राइसिस में कोर्ट्स की भूमिका से संबंधित है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड्स से संबंधित विवाद के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, सबसे पहले तो हम बेसिक्स और बैकग्राउंड की बात करते हैं। सेनकाकू आइलैंड्स ईस्ट चाइना सी में हैं। सेनकाकू आइलैंड्स को सेनकाकू कहा जाता है जापान के द्वारा। इन्हीं आइलैंड्स को चाइना में कहा जाता है डायाऊ आइलैंड्स और ताइवान में कहा जाता है टायायुताई आइलैंड्स। यहाँ पर देखो, 3 देशों में अलग अलग नाम हैं। जापान में इन आइलैंड्स का नाम है सेनकाकू आइलैंड्स, चाइना में नाम है डायाऊ और ताइवान में नाम है टायायुताई। टोटल देखो, ये आइलैंड्स हैं 8 आइलैंड्स का ग्रुप है। विवाद देखो सिंपल है। चाइना कहता है ये आइलैंड्स हमारे हैं, जापान कहता है ये आइलैंड्स हमारे हैं और ताइवान कहता है ये आइलैंड्स हमारे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन आइलैंड्स की, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन्स गुजरती हैं और यहाँ पे फिश रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं, हाइड्रोकार्बन्स के रिसोर्सेज हैं, ऑयल काफ़ी मिलता है। तो उस हिसाब से इन आइलैंड्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अभी ये आइलैंड्स किन के पास हैं? 1972 के बाद से ही ये आइलैंड्स जापान के पास हैं। तो ये हमने बेसिक्स की बात की। अभी हुआ क्या है, क्यों हम ये इशू डिस्कस कर रहे हैं? जनवरी में चाइना ने अपना एक कोस्ट गार्ड लॉ पास किया ताकि इन आइलैंड्स के आसपास चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है। तो चाइना ने जब कोस्ट गार्ड लॉ को चेंज किया, उसके बाद जापान की सरकार ने भी अपने जापानीज कोस्ट गार्ड लॉ को चेंज कर दिया, जिसमें यह प्रोविज़न किया गया कि इन आइलैंड्स के ऊपर अगर कोई घुसपैठिया घुसने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाएगा। चूंकि देखो, चाइना ने भी अपने कोस्ट गार्ड लॉ को चेंज किया है, चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इन आइलैंड्स के आसपास इंक्रीज करना चाहती है। तो ये जो कन्फ्रंट्रेशन है इन सेनकाकू आइलैंड्स को लेके, वो अब चिंगारी में बदल गया है। मतलब इन आइलैंड्स को लेके सिचुएशन टेंस है जापान और चाइना के बीच। अब देखो, हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं कि इन आइलैंड्स को लेके जापान का क्या क्लेम है, चाइना का क्या क्लेम है और यूएसए का क्या स्टैंड है इन आइलैंड्स से संबंधित। सबसे पहले जापान के क्लेम की बात करते हैं। देखो, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि 1895 के बाद से ही जापान ने औपचारिक रूप से इन आइलैंड्स को क्लेम किया है और पिछले 120 सालों से इन आइलैंड्स के ऊपर कुछ जापानीज इंडिविजुअल्स रह भी रहे हैं। लेकिन देखो, 1945 के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के 6 साल बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी जापान की यूएसए के साथ। उस ट्रीटी का नाम है 1951 ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। इस ट्रीटी के तहत जापान ने कुछ आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम छोड़ दिया था, जैसे कि उसमें ताइवान भी इन्वॉल्व है। यानी इस ट्रीटी के तहत काफ़ी सारे आइलैंड के ऊपर जापान ने अपना क्लेम छोड़ दिया था, इंक्लूडिंग ताइवान। लेकिन जिन आइलैंड्स के ऊपर जापान ने अपना क्लेम छोड़ा, उनमें से कुछ आइलैंड्स यूएसए की ट्रस्टीशिप में आ गए, यानी यूएसए की देखरेख में आ गए 1951 की इस सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के बाद। समझ गए ना? सिंपल कंसेप्ट है। इस ट्रीटी में जापान ने कहा कि बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर हम हमारा जो क्लेम है वो छोड़ते हैं। अब उनमें से कुछ आइलैंड्स जिनके ऊपर जापान ने अपना क्लेम छोड़ा था ना, वो यूएसए की ट्रस्टीशिप में आ गए, यूएसए के कंट्रोल में आ गए, यूएसए की देखरेख में आ गए, जिनको कहा गया
नैनसेई सोटो आइलैंड्स, जो यूएसए की ट्रस्टीशिप में आ गए 1951 की इस ट्रीटी के बाद। लेकिन देखो यूएसए ने इन नैनसेई सोटो आइलैंड्स को लौटा दिया जापान को 1971 में। तो जापान का ये कहना है ये जो सेनकाकू आइलैंड्स है ना, ये नैनसेई सोटो आइलैंड्स का पार्ट हैं, जो कुछ समय के लिए यूएसए के कंट्रोल में चले गए थे 1951 की ट्रीटी के बाद और 1971 के बीच। लेकिन 1971 के बाद चूंकि यूएसए ने इन आइलैंड्स को हमें लौटा दिया था, तो 1972 के बाद से ही औपचारिक रूप से ये जो आइलैंड्स हैं ये हमारे पास ही हैं, ये जापान का क्लेम है। और 2012 में जापान ने क्या किया, 8 में से पहले देखो 3 आइलैंड्स जो थे उनका मालिकाना हक जापान के प्राइवेट सिटीजन्स के पास था, लेकिन जापान की सरकार ने ये आइलैंड्स उन प्राइवेट इंडिविजुअल से परचेज कर लिए। तो ये तो हमने बात की जापान के क्लेम की। अब चाइना की बात करते हैं। हालांकि इस स्लाइड में जो बातें लिखी हुई हैं वो चाइना का क्लेम नहीं है, वो राइटर का क्लेम है। लेकिन राइटर अपनी इवैल्यूएशन में कहते हैं 1960s तक तो चाइना ने कोई ध्यान दिया नहीं इन आइलैंड्स पर। सारे रिकॉर्ड बताते हैं 1960s तक तो चाइना ने कुछ खास बोला भी नहीं इन आइलैंड्स के बारे में कि हाँ ये आइलैंड्स हमारे हैं। लेकिन 1969 में चाइना का ध्यान गया इन आइलैंड्स के ऊपर, जब यहाँ पे ऑयल मिलने की खबरें आने लगी कि यहाँ पे तो बहुत सारा ऑयल है, हाइड्रोकार्बन है, तो चाइना का जी ललचाने लगा। तो चाइना अपना एक स्टैंड लेके आया। जैसे चाइना खुद से ही अपना स्टैंड बना लेता है कि हाँ अरुणाचल प्रदेश तो तिब्बत का पार्ट है, चूंकि तिब्बत हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश भी हमारे पास होना चाहिए, ऐसा फर्जी स्टैंड चाइना बना लेता है। तो चाइना ने फर्जी स्टैंड बना लिया कि 1951 में जापान ने बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम छोड़ दिया था, इंक्लूडिंग ताइवान। पहले जापान ताइवान के ऊपर भी अपना हक जमाता था, लेकिन 1951 की सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के तहत जापान ने बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम छोड़ दिया, इंक्लूडिंग ताइवान। और चाइना का दावा ये है ये जो सेनकाकू आइलैंड्स है ना, ये ताइवान का पार्ट हैं। चूंकि ताइवान के ऊपर सोवरेनिटी है चाइना की, इसलिए इन आइलैंड्स के ऊपर सोवरेनिटी है चाइना की। तो ये स्टैंड है चाइना का। 2013 में चाइना के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि ये जो दियाऊ आइलैंड्स या फिर सेनकाकू आइलैंड्स हैं ये चाइना के कोर इंटरेस्ट का पार्ट हैं, ये चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी से जुड़े हुए हैं। अब देखो हैरान करने वाली बात ये थी, आमतौर पे कोर इंटरेस्ट जो शब्द है ना वो चाइना तिब्बत जैसे एरिया के लिए इस्तेमाल करता है, ताइवान जैसे एरिया के लिए इस्तेमाल करता है, या फिर जिंगजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब ये होता है जब कोई देश बोलता है ना ये हमारे कोर इंटरेस्ट का पार्ट है, तो इसका मतलब तो ये होता है वो एरिया या फिर वो इशू उस देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो देश इस इशू पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो चाइना ने इसको कोर इंटरेस्ट कहा, तो चाइना ने ये दिखाने की कोशिश की कि सेनकाकू आइलैंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम इस इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमने चाइना के क्लेम को समझा। अब यूएसए के स्टैंड को जानते हैं। देखो जब 1969 में रिचर्ड निक्सन यूएसए के 37वें प्रेसिडेंट बने ना, तो उसके बाद से ही यूएसए का स्टैंड ये रहा कि तीनों पार्टी कौन कौन है, ताइवान, चाइना और जापान, ये तीनों पार्टीज आपस में मिल बैठ के इन आइलैंड्स के ऊपर जो भी डिस्प्यूट है ना उसको सोल्व करें। लेकिन ये स्टैंड यूएसए का चलता रहा 1995 तक। 1995 के बाद यूएसए ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। 1996 में बिल क्लिंटन यूएसए के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा कि सेनकाकू आइलैंड्स जो हैं ये यूएसए जापान सिक्योरिटी ट्रीटी के आर्टिकल 5 के तहत कवर्ड हैं। अब मैं आपको इस यूएसए जापान सिक्योरिटी ट्रीटी के बारे में 2-3 लाइनें बताता हूं। देखो जापान ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री था, इनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा ना जापान, तो यूएसए ने जापान के साथ एक ट्रीटी साइन की कि भैया आप अपनी मिलिट्री बिल्ड मत कीजिए, क्योंकि जापान की मिलिट्री बहुत स्ट्रोंग थी। तो इनकी ट्रीटी में यह डिसाइड हुआ था कि जापान अपनी मिलिट्री बिल्ड नहीं करेगा, बदले में जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है यूएसए। तो आज के समय में जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, यूएसए की। और यूएसए ने यह ट्रीटी साइन क्यों की, क्योंकि देखो जापान एक बहुत पावरफुल कंट्री था, खतरनाक देश था। अब जापान जब अपनी मिलिट्री बिल्ड करता है ना, तो पूरे
रीजन में टेंशंस सी क्रिएट हो जाती हैं, इसीलिए यूएसए ने ट्रीटी साइन की जापान के साथ, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, बदले में आप अपनी मिलिट्री बिल्ड मत कीजिए। तो बिल क्लिंटन ने यह कहा था इस ट्रीटी के तहत कवर्ड हैं ये सेनकाकू आइलैंड्स, यानी इनडायरेक्टली इन आइलैंड्स की सुरक्षा हम करेंगे। ओबामा ने और ज़्यादा साफ बोल दिया 2014 में, ओबामा ने बोल दिया कि अगर इन आइलैंड्स के ऊपर अटैक हुआ तो यूएसए जवाब देगा। और ट्रंप जब आए ओबामा के बाद, वो तो एक कदम और ज़्यादा आगे बढ़ गए। ट्रंप के कार्यकाल में तो चाइना और यूएसए के बीच एक प्रकार से वर्चुअल वार चल रहा था। चाइना कुछ स्टेटमेंट देता, ट्रंप कुछ स्टेटमेंट देते, ट्रंप के मिनिस्टर माइक पोम्पियो कुछ स्टेटमेंट देते, तो वर्चुअल वार चल रहा था। उस समय इन आइलैंड्स के पास मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी ऑर्गेनाइज हुई, और मिलिट्री एक्सरसाइजेज को जिनके नेतृत्व में ऑर्गेनाइज हुई थी, जो जनरल थे, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि यूएसए पूरी तरह से कमिटेड है इन आइलैंड्स की सुरक्षा के लिए। 7 दिन 24 घंटे और 365 डेज यूएसए इन आइलैंड्स की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साफ तौर पे यूएसए ने बोल दिया था ट्रंप के कार्यकाल के दौरान। तो यूएसए का स्टैंड पास्ट में अलग था, 1995 के बाद से ही यूएसए का जो स्टैंड है वो जापान सपोर्टिव है, मतलब जापान के क्लेम्स को यूएसए पूरी तरह से सपोर्ट करता है और बोलता है कि किसी ने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की, खासतौर पे इशारा चाइना की तरफ, तो यूएसए जवाब देगा। अगर इन आइलैंड्स पे अटैक होता है तो यूएसए जवाब देगा। अब देखो बात यह है कि साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में सिर्फ इन आइलैंड्स को लेके इशू नहीं है, इशू और भी बहुत सारे हैं। जैसे यूएस मिलिट्री की जो प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में, इन आइलैंड्स के आसपास, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। नया अलायंस भी बना है क्वाड, जिसको लेके चाइना चिंतित था, चाइना ने जवाब भी दिया। और चाइना भी अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग देशों को अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस रीजन की स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है। इसके अलावा देखो, चाइना का मकसद ये है कि ग्लोबल लीडरशिप रोल हासिल किया जाए यूएसए को रिप्लेस करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो चाइना की सॉफ्ट पावर को डाइल्यूट करते हैं, जैसे हांगकांग में डेमोक्रेटिक राइट्स का सप्रेशन, ताइवान की सोवरेनिटी का इशू है, तिब्बत का इशू है, उइगर मुस्लिम्स का इशू है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वो चाइना की सॉफ्ट पावर को चैलेंज करते हैं। चाइना ने जो कोशिश की है कि विभिन्न देशों को अपने ग्रुप में लाया जाए, उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, चाहे वो इकोनॉमिक डेट ट्रैप की सहायता से हो या फिर मसल पावर की सहायता से हो, इसका इतना ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं निकला है कि हाँ अब हम यूं कह सकें कि यूएसए को रिप्लेस करके चाइना बहुत आगे निकल गया है। नहीं, तो दोनों देशों के बीच, यूएसए और चाइना के बीच फ्यूचर में जो लड़ाई है, कंपटीशन है सुपर पावर बनने के लिए, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। और सेनेकाकू आइलैंड सिर्फ एक इशू होगा यूएसए और चाइना के बीच, अदरवाइज तो बहुत सारे इश्यूज होंगे जिनको लेके राइवलरी बढ़ेगी यूएसए और चाइना के बीच। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया सेनेकाकू आइलैंड्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोविड-19 से संबंधित ड्रग्स और वैक्सीन के लिए पेटेंट राइट्स के वेवर से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में, लेकिन तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। देखो 1995 का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ना, पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एग्रीमेंट जिन भी देशों ने साइन किया है, यानी जो WTO के मेंबर कंट्रीज हैं, उनके ऊपर ये एग्रीमेंट ऑब्लिगेशन लगाता है कि भैया आप अपने अपने देश में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे और इसके लिए कानून भी बनाओगे। तो इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया में भी कानून आया था, पेटेंट राइट्स एक्ट 2005। उसी प्रकार से विभिन्न देशों ने अपने अपने देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया। अब देखो इस एग्रीमेंट में एक प्रोविजन ये भी है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में पेटेंट राइट्स का वेवर मिल सकता है। इसका मतलब देखो ये है, जैसे अभी फाइजर वैक्सीन फाइजर कंपनी के द्वारा बनाई गई है, तो कायदे से उनको 20 साल का पेटेंट मिल गया, लेकिन चूंकि सर्कमस्टांसिस अभी एक्सेप्शनल है, महामारी है, तो फिर कुछ समय के लिए पेटेंट राइट्स जो हैं फाइजर कंपनी से वो छीने जा सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग इंडिया का जो पेटेंट राइट्स एक्ट 2005 है, उसमें भी प्रोविजन है
कि हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी दूसरी कंपनी को कंपलसरी लाइसेंस दिया जा सकता है वैक्सीन या फिर ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए। हालांकि अभी इंडिया ने कंपलसरी लाइसेंस प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं किया है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ मिलके WTO के पास गया है और बोला है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो ये प्रोविजन है ना कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में पेटेंट राइट्स का वेवर मिल सकता है, आप इसे इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि अभी महामारी चल रही है तो इससे ज़्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस तो हो ही नहीं सकती। इसके बाद जब इंडिया और साउथ अफ्रीका WTO के पास गए कि आप पेटेंट राइट्स को वेव ऑफ कर दीजिए, फिलहाल के लिए सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, तो फिर हाई इनकम कंट्रीज़ जैसे USA, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ वो विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, पेटेंट राइट्स को वेव ऑफ नहीं करना चाहिए फिलहाल की सिचुएशन में। लेकिन देखो USA पे दबाव बढ़ता गया। तो दबाव में आके USA ने कहा कि ठीक है, हम कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीन्स हैं उनके पेटेंट राइट्स को वेव ऑफ करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए हम टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस करेंगे। मतलब आमने सामने की बातचीत नहीं होगी, मेंबर कंट्रीज के साथ जो डिमांड कर रहे हैं पेटेंट राइट्स को वेव ऑफ कर दीजिए, टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस होंगी। जैसे इंडिया कोई टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट सौंपेगा, उसके बाद USA कोई टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट सौंपेगा। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। राइटर ये कहते हैं कि देखो, अगर पेटेंट राइट्स का वेव ऑफ मिल भी गया कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के लिए, तो भी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, तो भी चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम जानते हैं कि राइटर क्यों कहते हैं कि पेटेंट राइट्स का वेव ऑफ मिलने के बाद भी आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम, पास्ट से सीखते हैं। देखो 1990s में ना अफ्रीका में HIV एड्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और HIV एड्स के प्रिवेंशन के लिए और इलाज के लिए जो ड्रग्स या फिर वैक्सीन्स थी उनके पेटेंट्स थे बड़ी बड़ी कंपनीज के पास और उनकी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी थीं। अब अफ्रीका में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, लोग उन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तब भी यही मांग की गई थी कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जो ये पेटेंट राइट्स हैं ना, इनको कुछ समय के लिए वेव ऑफ कर दीजिए ताकि दूसरी छोटी छोटी कंपनीज भी HIV एड्स के लिए ड्रग्स और वैक्सीन का निर्माण कर सकें। उनकी ड्रग्स सस्ती होंगी जिसको अफ्रीका के लोग अफोर्ड कर पाएंगे और HIV एड्स के केसेस पर काबू पाया जाएगा। तो कुछ समय के लिए तो हाई इनकम कंट्रीज ने विरोध किया कि नहीं, हम पेटेंट राइट्स को वेव ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार 2003 में WTO में सहमति बन गई कि अफ्रीका में HIV एड्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए HIV एड्स से संबंधित ड्रग्स और वैक्सीन के लिए अभी फिलहाल पेटेंट राइट्स को वेव ऑफ कर देना चाहिए। इस बात पर सहमति बन गई WTO में। कब? 2003 में। मांग उठी थी 1990s में, लेकिन सहमति बनी 2003 में। लेकिन देखो, तब भी बहुत सारी कंडीशंस अटैच कर दी गई। कंडीशंस कैसी थी? जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए ABC कंपनी के पास HIV की ट्रीटमेंट के लिए X ड्रग का पेटेंट है, लेकिन 2003 में वेव ऑफ मिल गया और कुछ समय के लिए जो पेटेंट है वो ख़त्म हो गया X ड्रग के लिए ABC कंपनी का। तो फिर कोई दूसरी कंपनी है PQZ। अब PQZ कंपनी जो है वो भी X ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रही है, क्योंकि पेटेंट जो है वो अभी ख़त्म हो गया है कुछ समय के लिए। तो कंडीशंस PQZ कंपनी को पता है कैसे कैसे फॉलो करनी पड़ेगी। जो भी ड्रग्स का निर्माण किया जाएगा उसके ऊपर पर्टिकुलर कलर का टैग होगा, मतलब अलग से कलर से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनकी अलग से शेप होगी। और जिस देश में ये PQZ कंपनी है उस देश के अलावा किसी दूसरे देश में इस ड्रग को भेजा जाता है, तो फिर वो देश जहाँ पे इस ड्रग को इंपोर्ट किया जा रहा है वो पहले WTO को बताएगा कि हम इस ड्रग को इतनी संख्या में इंपोर्ट कर रहे हैं। जितनी संख्या बताई जाएगी सिर्फ उतनी ही संख्या में ये ड्रग मैन्युफैक्चर की जा सकती है, ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं की जा सकती। मतलब ऐसी ऐसी कंडीशंस लगा दी गई कि 2003 में जो HIV एड्स की ड्रग्स का पेटेंट्स का वेव ऑफ मिला तो भी इसका फ़ायदा ज़्यादा उठाया नहीं गया, क्योंकि कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। अब इससे क्या कुछ हम सीख सकते हैं? अगर
कोविड-19 से संबंधित ड्रग्स और वैक्सीन के लिए पेटेंट्स का वेव ऑफ मिला तब भी क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं? सबसे पहली बात, देखो बेशक यूएसए मान गया हो कि हाँ हम कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के लिए पेटेंट्स को वेव ऑफ कर देते हैं, लेकिन अभी नेगोशिएशंस होंगी, जून में तो स्टार्ट होंगी, तो लंबा समय लग सकता है। तब तक तो महामारी के केसेस उम्मीद है कम हो जाएंगे। एक्शन की अभी आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, देखो यूएसए मान भी गया ना, तो भी यूएसए चालाकी खेलेगा कोई ना कोई। प्रेशर के चलते यूएसए ने बोल तो दिया है कि हम पेटेंट राइट्स का वेव ऑफ कर देते हैं, लेकिन यूएसए पूरा जोर लगा देगा अपनी फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशंस के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। कुछ ना कुछ अड़चने यूएसए जरूर पैदा करेगा। मतलब पब्लिक पोस्चर उनका ऐसा है कि हम तैयार हैं पेटेंट्स को वेव ऑफ करने के लिए, लेकिन जब नेगोशिएशंस होंगी ना, वो यूएसए पूरा जोर लगा देगा इन कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, और यूएसए ने देखो एक चालाकी ये खेली है, सिर्फ वैक्सीन की बात की है। कोविड-19 के इलाज के लिए ड्रग्स या फिर दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पेटेंट्स को वेव ऑफ करने की बात यूएसए ने नहीं कही है। समझ गए? सिर्फ वैक्सीन की बात की है। और लेकिन ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है या फिर दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनकी बात यूएसए ने नहीं की है। उनके पेटेंट्स को वेव ऑफ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, देखो पेटेंट्स को वेव ऑफ कर दिया। अब मान लीजिए फाइजर वैक्सीन है, इसके लिए जो पेटेंट है वो वेव ऑफ कर दिया। इंडिया की कोई दूसरी कंपनी भी फाइजर वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकती है, बट कोई ज़रूरी नहीं ना कि इंडिया की कंपनीज के पास वो टेक्नोलॉजी भी है कि वो फाइजर वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकें। फाइजर कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी तभी तो इंडिया की कंपनीज फाइजर वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकेंगी ना। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि पेटेंट्स को वेव ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि बाकी कंपनीज के पास में टेक्नोलॉजी भी आ गई उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने की। तो इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी जरूरी है पेटेंट वेव ऑफ के साथ साथ। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डोमेस्टिक आईपी रेगुलेशंस। पेटेंट को वेव ऑफ मिल गया, उसके बाद देखो अलग अलग देशों के अपने अपने कानून हैं। इंडिया में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से लीगल फ्रेमवर्क है, तो उसमें भी बदलाव की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए इंडिया को तैयार रहना चाहिए, ये भी एक चैलेंज है। अब इसके बाद वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। पहला वे फॉरवर्ड, डेवलपिंग कंट्रीज को यह इंश्योर करना होगा कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन और ड्रग्स के पेटेंट्स को अगर वेव ऑफ मिलता है तो ऐसा ना हो कि कंडीशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, 2003 में जैसा हुआ था वैसा ही हो जाए। 2003 में HIV एड्स के लिए पेटेंट्स को वेव ऑफ मिलने के बावजूद भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो कंडीशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यूएसए को और ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए कि आप कोविड-19 कि सिर्फ वैक्सीन्स के पेटेंट्स को भी वेव ऑफ मत कीजिए। कोविड-19 के इलाज के लिए जो ड्रग्स हैं या फिर दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके पेटेंट्स को भी आप वेव ऑफ कीजिए। तीसरा, गवर्नमेंट्स को नेगोशिएट करना चाहिए अच्छे से कि जिन कंपनीज के पास पेटेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करें। इसके लिए उनको अगर कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देना पड़ता है तो उसके लिए भी नेगोशिएशंस होने चाहिए, क्योंकि देखो जिन कंपनीज के पास अभी पेटेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी, तभी तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे ना, अदरवाइज वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि देखो डोमेस्टिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित फ्रेमवर्क है उसमें भी बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इंडिया को अपने बेस्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित वकील हैं उनका एक पैनल बनाना चाहिए ताकि इसमें देरी ना हो। अगर इंडिया के डोमेस्टिक आईपी लीगल फ्रेमवर्क में चेंज की आवश्यकता होती है तो वो जल्दी से कर दिया जाए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो ट्रिप्स वेवर यानी पेटेंट राइट्स का वेवर ये एक कोई मैजिक पिल नहीं है। अगर ये हो जाता है उसके बाद भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको साइड बाय साइड एड्रेस करने की आवश्यकता है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स मतलब प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज करना, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, इन सब को भी साइड बाय साइड एड्रेस करने की आवश्यकता है और इसके लिए विभिन्न डेवलपिंग कंट्रीज को तैयार रहना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, अभी फिलहाल जो कोविड-19 से संबंधित क्राइसिस चल रही है ना, इन क्राइसिस में कोर्ट्स की भूमिका से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपने भी देखा होगा कि विभिन्न जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या फिर
सुप्रीम कोर्ट हों, वो इन क्राइसिस में एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। डेली बेसिस पे सुनवाई होती है, चाहे वो ऑक्सीजन क्राइसिस हो या फिर दूसरे इश्यूज हों। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये जुडिशियल ओवर रीच है, मतलब जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर कर रही है। जबकि दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये जुडिशियल ओवर रीच नहीं है, आउटरीच है, जरूरी है। देखो, जब पिछले साल फर्स्ट वेव आई थी ना कोविड-19 की, तो आपको याद होगा माइग्रेंट वर्कर्स का प्लान देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोग पैदल चल रहे थे, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। तो उस समय कोर्ट्स का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि इतने बड़ी त्रासदी के दौरान भी जो कोर्ट्स हैं वो चुप बैठी रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस बार जब सेकेंड वेव आई तो फिर जुडिशरी ने एक्टिव रोल प्ले करना स्टार्ट किया। शुरुआत हुई हाई कोर्ट से, अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स ने सुनवाई स्टार्ट की ऑक्सीजन क्राइसिस के ऊपर। इनका यह कहना था कि देखो, लोगों का राइट टू हेल्थ जो है, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ, ये वायलेट हो रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, तो उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं ना। तो लोगों के जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी भी है, ये बोला कोर्ट्स ने। इसलिए उन्होंने इस इश्यूज पे सुनवाई करना स्टार्ट कर दी। और देखो, अभी जो खास मेन जो इशू है वो ये है कि 12 मेंबर्स का एक टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है ऑक्सीजन एलोकेशन के लिए। ये जो ग्रुप है ना, नेशनल टास्क फोर्स है, ये डिसाइड करेगी कि कौन से राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। ये ऑडिटिंग भी करवाएगी कि किस राज्य में ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है, प्रेजेंट नीड कितनी है, फ्यूचर नीड कितनी हो सकती है, उसी के हिसाब से एलोकेशन किया जाएगा ऑक्सीजन का। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अब क्या जुडिशरी ऑक्सीजन बंटवाएगी। देखो, बात ये है कि अलग अलग हाईकोर्ट ना ये अपना वर्डिक्ट दे रहे थे। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ऑक्सीजन को 700 टन ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया कि कर्नाटक को 1200 मीट्रिक टन जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो मिलनी चाहिए। अब देखो, हर एक राज्य की जो हाईकोर्ट है ऐसे अपना वर्डिक्ट देती जाएगी तो फिर कैसे ऑक्सीजन का बंटवारा हो पाएगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जुडिशरी को यह सजेस्ट किया था कि हम एक टास्क फोर्स का निर्माण कर देते हैं। तो जुडिशरी ने जो वर्डिक्ट दिया है ना टास्क फोर्स का निर्माण करने का, ये वर्डिक्ट कब आया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सजेशन के बाद ही आया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, समझ गए? तो फिर 12 सदस्यों का जो टास्क फोर्स है अब सही से ऑक्सीजन का बंटवारा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, वो तो देखने लायक बात होगी। लेकिन आप इसे जुडिशियल ओवररीच नहीं कह सकते। इवन इसके बाद वो भी इशू है कि मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आपके ऑफिशियल्स पे तो मर्डर के चार्जेस तय होने चाहिए। इसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि कोर्ट को इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए, इतनी हार्श या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके बारे में आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, जब ये ओपन कोर्ट में हियरिंग होती है ना, तब आज के समय में सुनवाई करते करते जज जो है कुछ कुछ बोल देते हैं। जैसे सुनवाई चल रही है तो किसी जज ने टिप्पणी कर दी कि आपका ये फैसला बहुत गलत था, आपके ऊपर मर्डर के चार्जेस तय होने चाहिए। अब देखो, उन्होंने सुनवाई करते वक्त जो बात बोली ना, वो जजमेंट में नहीं है, वो ऑर्डर में नहीं है, लेकिन सुनवाई करते करते उन्होंने बोल दी, ओरली ये बात उन्होंने बोल दी। अब आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे ही जज ने वो बात बोली, अब वही बात निकल के आई मीडिया में, वही बात सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स पे मर्डर का जो चार्ज है वो तय करो। लेकिन सुनवाई करते करते, जैसे जज क्वेश्चन पूछते हैं, सुनवाई करते करते क्वेश्चन पूछते पूछते उन्होंने ये बात बोल दी और वही बात वायरल हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि बाद में ये कहा था कि जजेस को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, उनको जो कुछ बोलना चाहिए वो उसमें थोड़ी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हिसाब से उन्हें बोलना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। ओपन कोर्ट हियरिंग जरूरी तो है, ओपन कोर्ट हियरिंग में ट्रांसपेरेंसी जो है वो आती है, जजेस किस प्रकार से इश्यूज को इवेल्युएट कर रहे हैं वो निकल के आता है। लेकिन ओपन हियरिंग का ये नुकसान भी है कि जज कोई बात बोल देते हैं सुनवाई करते वक्त, तो वो बात मीडिया अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट कर लेती है। तो उसको लेके जजेस को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, इस प्रकार की बातों को नहीं बोलना चाहिए। अब ये पूरा इशू है जो जुडिशरी का जो रोल है फिलहाल के समय में, वहां से ये बातें 2-3 जो हैं वो निकल के आती हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।